नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 24 से लेकर 31 जनवरी 2022 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर एमपीएन एकेडमी का एक पब्लिक चैनल है, उसे आप जरूर ज्वाइन करेंगे। सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी और आपको ये लोगो दिख जाएगा। क्या क्या मिलेगा उस पेज पर आपको? बीपीएससी एग्जाम न्यूज या कोई भी नोटिफिकेशन जारी होती है तो उसकी अपडेट मिल जाएगी। ऐप पोर्टल पर टेस्ट सीरीज जो लॉन्च होती है उसकी टॉपर की रिजल्ट घोषित की जाती है इसी टेलीग्राम पेज पर। और एमपीएन एकेडमी के कोर्सेज या यूट्यूब के वीडियो अपडेट्स आपको लगातार इस पेज पर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इस टेलीग्राम पेज को अवश्य ज्वाइन करें। पहला प्रश्न है, किस महादेश से संबंधित नॉर्डिक क्लिंकर बोर्ड्स को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूरोप। हजारों वर्षों तक लकड़ी की इन नावों ने उत्तरी यूरोप, जो कि नॉर्डिक देश हैं, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन के लोगों को अपना व्यापार बढ़ाने और कभी कभी समुद्र और महाद्वीपों में युद्ध करने में काफ़ी मदद की है। क्लिंकर शब्द का प्रयोग नाव की लकड़ी के बोर्डों के एक साथ बांधे जाने के तरीके को संदर्भित करने हेतु किया जाता है। क्लिंकर तकनीक का विकास कांस्य युग के दौरान हुआ था। किस अमेरिकी टेक कंपनी ने भारतीय एयरटेल में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने का समझौता किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गूगल। इन निवेश में 70 करोड़ डॉलर यानी 700 मिलियन डॉलर, जो कि रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 5200 करोड़ रुपये होगा, का इक्विटी निवेश भारतीय एयरटेल में 734 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर किया जाएगा। इससे एयरटेल में गूगल को 1.28% की हिस्सेदारी मिलेगी। कुल निवेश में से 300 मिलियन डॉलर यानी 30 करोड़ डॉलर की राशि वाणिज्यिक समझौतों के क्रियान्वयन के लिए होगी। गूगल यह निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के हिस्से के तौर पर कर रही है। भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सीईए कौन बनाए गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वी अनंत नागेश्वरन। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने केवी सुब्रमण्यम यानी कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम का स्थान लिया है, जिन्होंने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद दिसंबर 2021 में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद छोड़ दिया था। डॉक्टर नागेश्वरन वर्ष 2019 से 2021 तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत सरकार में एक पद है जो कि भारत सरकार के सचिव के पद के बराबर होता है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन का प्राथमिक कार्य वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग का नेतृत्व करना होगा, और यही आर्थिक मामलों का विभाग है जो कि इकोनॉमिक सर्वे जारी करती है। ढाका के 20वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म ने एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुझंगल। पीएस विनोद राज द्वारा निर्देशित यह एक तमिल फिल्म है। इसके अलावा फिल्मों के लिए दिए गए 17 पुरस्कारों में 4 और भारतीय प्रविष्टियां भी शामिल थी। जयसूर्या को रंजीत शंकर निर्देशित फिल्म सनी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ पटकथा लेखक इंद्रनील रायचौधरी और सुगाता सिन्हा को भारत बांग्लादेश फिल्म मायार जोंजाल हेतु तथा विशेष दर्शक पुरस्कार एमी बरुआ निर्देशित फिल्म सेमखोर को दिया गया। नेपाल से सुजीत विदारी निर्देशित फिल्म आयना झाल को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। मास्टरपीस ऑफ अर्ली साउथ इंडियन ब्रॉन्जेस के लेखक रहे पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक कौन थे जिनका निधन हाल ही में हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आर नागास्वामी। यह 92 वर्ष के थे। पुरातत्व, वास्तुकला, पुरालेख, मुद्रा शास्त्र, प्रतिमा विज्ञान, दक्षिण भारतीय कांस्य और मंदिर अनुष्ठानों से संबंधित नागास्वामी ने कोविड-19 महामारी के दौरान तमिलनाडु में मंदिरों को बंद करने के विचार का समर्थन किया था। इनका जन्म तमिलनाडु के ईरोड जिले के कुडुमुडी में हुआ था। पुरातत्व विभाग की सेवा करने के बाद यह वर्ष 1966 में इसके निदेशक बने और 1988 में अपनी सेवानिवृत्ति तक इस पद पर बने रहे, और यही है इनकी ये बुक बहुत फेमस, मास्टरपीस ऑफ अर्ली साउथ इंडियन ब्रॉन्जेस। 17.5 महीने के क्वालिटी करंट अफेयर्स
जो कि 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपयोगी है। इसे आप केवल साढ़े 26 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ये जानिए कि आपको साढ़े 17 महीने का करंट अफेयर्स क्यों स्टडी करना है। क्योंकि पिछला 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न अक्टूबर 2020 तक के ही आए थे। तो आपको इस एग्जाम के लिए नवंबर 2020 से लेकर 15 अप्रैल 2022 तक के करंट अफेयर्स स्टडी करने हैं, क्योंकि दोनों एग्जाम बिहार सीडीपीओ और 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स मई में होगा। तो आप इन साढ़े 17 महीने के करंट अफेयर्स को साढ़े 26 घंटे में कैसे रिवाइज कर पाएंगे? सबसे पहला कंटेंट जो आपको मिलेगा वो है साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज एमसीक्यूज फॉर्मेट, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसमें 78 पीडीएफ आपको मिलेगा। प्रत्येक महीने का 4 वीकली करंट अफेयर्स, उसके बाद 2 साल का इकोनॉमिक सर्वे, 2 साल का बजट, जनगणना, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, सब मिलाकर का 78 पीडीएफ। एक पीडीएफ में आपको 6 मिनट का समय लगेगा। टोटल 8 घंटे में आप इसे समाप्त कर देंगे। उसके बाद दूसरे टाइप का कंटेंट आता है मासिक करंट अफेयर्स लघु नोट्स, यानी मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स। ये भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 18 पीडीएफ मिलेंगे। प्रत्येक महीने का एक पीडीएफ में आपको 30 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 9 घंटे में आप इसे भी समाप्त कर देंगे। तीसरा टाइप का जो कंटेंट है वो है बिहार मासिक करंट अफेयर्स। इसमें आपको एमसीक्यूज और शॉर्ट नोट्स दोनों मिलेंगे। टोटल 23 पीडीएफ इसमें होगा। प्रत्येक महीने का एक पीडीएफ आपको मंथली करंट अफेयर्स का, उसके बाद 2 साल का इकोनॉमिक सर्वे, 2 साल का बजट और जनगणना 2011 बिहार से संबंधित। एक पीडीएफ में आपको 25 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 9.5 घंटे में आप बिहार मंथली करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेंगे। सो कुल 26.5 घंटे का आपको समय लगेगा और पूरे 17.5 महीने के करंट अफेयर्स को आप रिवाइज कर लेंगे। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी पीडीएफ का क्या है इंपॉर्टेंस? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि 19 प्रश्न साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से आ चुके हैं 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में। 7 प्रश्न मंथली करंट अफेयर से आए हैं और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न टैली हुआ है 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में। कुल मिलाकर के एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से 36 प्रश्न टैली हुआ है 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में। जो परसेंटेज टर्म में निकालेंगे तो आप 85% से भी अधिक है। दोस्तों, 2021 में बीपीएससी का तो कोई एग्जाम हुआ नहीं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम था वो बिहार एसआई बिहार दरोगा का एग्जाम था प्रीलिम्स का। उसमें भी 86% क्वेश्चन टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी पीडीएफ से। दोनों एग्जाम पूरे प्रश्न के साथ डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, इसे आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये पीडीएफ्स नवंबर 2020 से मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर एमपीएन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इस प्रकार का लोगो है। दोस्तों, जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो नीचे देखेंगे आप ऐप में तो इस प्रकार से 4 सेक्शन आपको मिलेंगे। आपको स्टोर सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप उसमें कोर्स चुन लीजिएगा 67 बीपीएससी सीडीपीओ करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स। बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर उपलब्ध कराया गया है, जिसे हर स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। पेमेंट का लिंक भी वहाँ दिया गया है, पे कीजिए और बिल्कुल इस सिस्टमेटिक ढंग से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। वर्ष 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हेतु किन का चयन किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विनोद शर्मा। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान GIDM और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को व्यक्तिगत श्रेणी में नामित किया गया है, जबकि इस संस्था GIDM गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को संस्थागत श्रेणी में चुना गया है। इस पुरस्कार की घोषणा हर वर्ष 23 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार 51 लाख रुपीस का है, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपये। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया JSI ने यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने हेतु किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज के लिए कुछ हरित नियमों को रेखांकित किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। इन ब्रिजेज को जिंग किंग ज्री भी कहा जाता है। इसका निर्माण पारंपरिक जनजातीय ज्ञान का प्रयोग करके रबर के वृक्षों की जड़ों को जोड़ तोड़ कर किया जाता है। सामान्यतः इन्हें धाराओं या नदियों को पार करने के लिए बनाया जाता है। तस्वीर में आप देख सकते हैं। मुख्यतः मेघालय की खासी और जयंतिया पहाड़ियों में सदियों से इसका उपयोग किया जाता है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाने वाला आदि बद्री किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। 21 जनवरी को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश सरकारों ने यमुनानगर जिले के आदि बद्री में बांध बनाने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है।
यह बांध पौराणिक सरस्वती नदी का कायाकल्प करेगा। यह हरियाणा में हिमाचल प्रदेश की सीमा के पास स्थित है। आदि बद्री बांध को सोम नदी से भी पानी मिलेगा, जो यमुनानगर में आदि बद्री के पास यमुना नदी में मिलती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारतीय अनार का सर्वाधिक निर्यात किस देश में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। भारत ने 68,502 टन फलों का निर्यात किया, जिसमें से 36,906 टन, जो कि 50% से भी अधिक होता है, का निर्यात बांग्लादेश को किया गया। अनार, जिसका वैज्ञानिक नाम है पुनिका ग्रेटनम, दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाया जाता है। अनार अधिकांशतः भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में उगाया जाता है। अनार राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक प्रमुख निर्यात फसल के रूप में उभरा है। पिछले कुछ वर्षों में हालांकि भारतीय निर्यात लगभग 50,000 से 60,000 टन पर स्थिर हो गया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के मौजूदा 13 जिलों की सीमाओं का परिसीमन करके 13 नए जिले बनाने की घोषणा की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश, और इसी का ये मैप है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 26। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य था और इससे पहले 1979 में अविभाजित आंध्र प्रदेश में एक नया जिला बनाया गया था। वह नया जिला था विजयनगरम। नए जिले बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास होती है, ध्यान रखिएगा। ऐसा या तो राज्य विधानसभा में कानून पारित करके या एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आप जांचना चाहते हैं कि आपकी 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसी है करंट अफेयर्स की, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोर्स का नाम है गोल्डन करंट अफेयर टेस्ट सीरीज 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा। बिल्कुल हिंदी भाषा में आपको मिलेगा। कुल 25 क्वेश्चन का सेट मिलेगा। एक क्वेश्चन में 50 एमसीक्यूज होंगे, तो कुल मिलाकर के 1250 क्रीम क्वेश्चन सेलेक्टेड किए गए हैं 17 महीने के करंट अफेयर से, जो कि 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जरूरी है। नवंबर 2020 से लेकर मार्च 2022 तक के, इसमें बिहार, नेशनल और इंटरनेशनल तीनों का करंट अफेयर्स शामिल है। एक टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। 50 उसमें क्वेश्चन रहेंगे। ये आपको मिलेगा कैसे? आप चले जाइए गूगल प्ले स्टोर पर एमपीएन एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहां पर आप स्टोर सेक्शन में चले जाएंगे तो ये कोर्स आपको दिख जाएगा। फ्री डेमो टेस्ट भी ऐप पर उपलब्ध कराया गया है। आप चाहें तो एक बार फ्री डेमो टेस्ट भी दे सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रत्येक टेस्ट के बाद रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन बन गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत ने अप्रैल से लेकर अक्टूबर, जो कि वित्त वर्ष 2020-21 का सेशन है, के दौरान 114 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के साथ 1,23,846 मीट्रिक टन ककड़ी और गार्किन यानी अचारी खीरे का निर्यात किया है। खीरे की खेती, प्रसंस्करण और निर्यात की शुरुआत भारत में 1990 के दशक में कर्नाटक में एक छोटे से स्तर के साथ हुई थी और बाद में इसका आरंभ पड़ोसी राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी हुआ। इन क्षेत्र में खीरों की खेती के लिए आदर्श प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और यहाँ का वांछनीय तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तथा 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता है, जो इन क्षेत्रों को खीरे की खेती के लिए अनुकूल बनाता है। किस भाषा की लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में 2 लाख रुपये का पुरस्कार जीता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु। यह अकुला संदीप द्वारा निर्मित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 7वीं प्रतिष्ठित लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में देश के विभिन्न हिस्सों से रिकॉर्ड 190 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी। रोमी मेईतेई की कर्फ्यू फिल्म को दूसरा पुरस्कार और नीलेश अंबेडकर की मुंगियार को तीसरा पुरस्कार मिला है। ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एशले बार्टी ने। ऑस्ट्रेलियाई पूर्व क्रिकेटर तथा विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है। महिला एकल वर्ग के खिताबी मुकाबले में इन्होंने अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को सीधे सेटों में 6-3 और 7-6 से हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राफेल नडाल।
फाइनल में स्पेन के राफेल नडाल ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर खिताब अपने नाम किया। ये नडाल का 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, जो कि एक रिकॉर्ड है। स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 20-20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। जोकोविच को ध्यान में रखिएगा, कोरोना टीकाकरण नियमों के कारण ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश नहीं मिला था और ये भाग नहीं ले पाए थे। नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शिंजो आबे। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। कोलकाता में जापान के महावाणिज्यिक दूत नाकामुरा युताका ने आबे की तरफ से यह पुरस्कार प्राप्त किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर इनके एल्गिन रोड स्थित आवास पर एक कार्यक्रम में यह सम्मान दिया गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य के गंजीमठ में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। यह पार्क मंगलुरु के गंजीमठ में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड की भूमि में बनाया जाना है। यह पार्क स्थानीय युवाओं के लिए सैकड़ों रोजगार पैदा करेगा। इस पार्क में पॉलीप्रोपिलीन यूनिट लगाई जाएगी। यह इकाई पार्क के अंदर पॉलीमर और प्लास्टिक इकाइयों को कच्चा माल उपलब्ध कराएंगी। साल 2021 का सर्वश्रेष्ठ आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद रिजवान। पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने सिर्फ 29 मैचों में 73.66 की औसत और 135 के स्ट्राइक रेट के साथ 1326 रन बनाए हैं 2021 में। इस दौरान इन्होंने एक शतक और 12 अर्धशतक भी लगाए हैं। इन्होंने पाकिस्तान को T20 विश्व कप 2021 के सेमीफाइनल में जगह दिलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। साल 2021 का सर्वश्रेष्ठ आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टैमी ब्यूमॉन्ट। इन्होंने 9 मैचों में 3 अर्धशतक के साथ 303 रन बनाए थे। ब्यूमॉन्ट साल 2021 में इंग्लैंड के लिए T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज थीं। किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित जेर्री गांव को प्रदेश का पहला दुग्ध गांव घोषित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। प्रशासन ने एकीकृत दुग्ध विकास योजना IDDS के तहत जेर्री के लिए 57 अतिरिक्त डेयरी फार्म को मंजूरी भी दे दी है। रिपोर्ट के अनुसार जेर्री में फिलहाल कुल 73 डेयरी फार्म मौजूद है, जिसमें 370 गायें हैं। दुग्ध गांव यानी मिल्क विलेज का दर्जा मिलने से स्थानीय डेयरी संचालकों को वित्तीय सुरक्षा हासिल होगी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुष्प कुमार जोशी। पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड PESB द्वारा PK जोशी को देश की तीसरी सबसे बड़ी तेल शोधन और ईंधन विपणन कंपनी HPCL का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर नामित किया गया है। जोशी वर्तमान में HPCL में मानव संसाधन यानी HR निदेशक हैं और लगभग HPCL के बोर्ड में 1 दशक से हैं। यह मुकेश कुमार सुराना की जगह लेंगे, जो इस साल 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ध्यान में रखिएगा कि HPCL एक महारत्न कंपनी है। नृत्यांगना मिलिना साल्विनी, जिनका निधन हाल ही में हो गया है, का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कथकली। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी है। इटली में जन्मी साल्विनी नियमित रूप से भारत, खासकर केरल आया करती थी। इन्होंने केरल में ही कथकली सीखी और पेरिस में भारतीय नृत्य शैलियों के लिए एक स्कूल सेंटर मंडप चलाया। भारत सरकार ने अभिनय कला के क्षेत्र में इनके योगदान हेतु 2019 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। साल 2021 के ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत की स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना को अपने करियर में दूसरी बार साल का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है। इन्हें इससे पहले साल 2018 में भी यह सम्मान मिला था। इनका मुकाबला इंग्लैंड की टैमी ब्यूमॉन्ट, दक्षिण अफ्रीका की लिजे ली और आयरलैंड की गैबी लुइस से था। यह 2 बार अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। इससे पहले झूलन गोस्वामी ने केवल एक ही बार साल 2007 में यह पुरस्कार जीता था। भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनने वाली दूसरी महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शिवांगी सिंह। गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर परेड में निकली भारतीय वायुसेना की झांकी में देश की
महिला राफेल लड़ाकू विमान पायलट वाराणसी की शिवांगी सिंह ने भी भाग लिया। इससे पहले पिछले साल फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ भारतीय वायुसेना की झांकी में शामिल होने वाली इकलौती महिला फाइटर पायलट बनी थीं। केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके वहां किनकी प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो ग्रेनाइट की प्रतिमा लगाई जानी है वह 28 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी होगी। इसे इंडिया गेट पर इसी स्थान पर लगाया जाएगा जहां कभी ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब तक नेताजी की ग्रेनाइट की प्रतिमा बनकर तैयार नहीं हो जाती तब तक उस स्थान पर उनकी एक होलोग्राम प्रतिमा वहां लगाई जाएगी। पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 4 व्यक्तियों को। प्रभा अत्रे, कला महाराष्ट्र, राधे श्याम खेमका मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा उत्तर प्रदेश, जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत सिविल सेवा उत्तराखंड और चौथे नंबर पर कल्याण सिंह मरणोपरांत लोक कार्य उत्तर प्रदेश। ध्यान में रखिएगा कि पद्म विभूषण सम्मान भारत रत्न के बाद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक CPI 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 85। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछली बार के मुकाबले भारत की रैंकिंग में 1 स्थान का सुधार हुआ है, यानी पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग थी 86। इस साल भारत का स्कोर रहा है 40। इसे ध्यान में रखिएगा, कई बार स्कोर भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस सूची में डेनमार्क, न्यूजीलैंड तथा फिनलैंड 88 अंकों के साथ पहले स्थान पर और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान की रैंकिंग है 140। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी 2022 को पहली बार किस मंत्रालय की झांकी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। इस झांकी का विषय था उड़ान उड़े देश का आम नागरिक। 26 जनवरी 1950 को ही देश का संविधान लागू हुआ था। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 75 विमानों ने फ्लाई पास्ट किया। ये फ्लाई पास्ट आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कौन सा संस्करण 25 जनवरी 2022 को मनाया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 12वां। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। यह जो दिवस है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इस दिवस को आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए 25 जनवरी 2011 में शुरू किया गया था, तो उस हिसाब से ये 12वां संस्करण है। इस वर्ष के राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम है चुनाव को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। यह चुनाव के दौरान मतदाताओं की सक्रिय भूमिका को सुविधाजनक बनाने तथा सभी श्रेणियों के मतदाताओं के लिए पूरी प्रक्रिया को सरल व एक यादगार अनुभव बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करती है। शोधकर्ताओं ने कवक की 2 नई प्रजातियों गनोडर्मा केरलेंस और गनोडर्मा स्यूडोप्लानेटम की पहचान की है, जिनका संबंध किस पैर के तने की सड़न रोग से है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नारियल। केरल के शोधकर्ताओं ने जीनस गनोडर्मा से संबंधित इस कवक की 2 नई प्रजातियों की पहचान की है। नारियल के मूल तने को भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश में इसका नाम है गनोडर्मा विल्ट। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स वीडियो के पीडीएफ नोट्स को संपूर्ण व्याख्या के साथ आप एमपीएन एकेडमी के ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है। दोस्तों, इन पीडीएफ के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर लगा सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। भारत ने 26 जनवरी 2022 को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए कितने देशों के नेतृत्व को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5। 5 मध्य एशियाई देशों यानी सेंट्रल एशियन कंट्री में कौन कौन से थे? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का नेतृत्व शामिल था। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नई दिल्ली ने गणतंत्र दिवस समारोह में मध्य एशियाई देशों के नेताओं की मेजबानी नहीं की।
कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच लगातार दूसरी बार विदेशी मेहमान इस बार भी मुख्य अतिथि के रूप में इस समारोह में शामिल नहीं हुए। दोस्तों, इसी के साथ इस साप्ताहिक करंट अफेयर टेस्ट सीरीज के इस अंक को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।